सेकेंड ईयर फिज़िक्स चैप्टर नंबर 13 का 6 लेक्चर स्टडी करेंगे, जिसमें हम केमिकल इफेक्ट ऑफ करंट को स्टडी करेंगे। दरअसल हम पढ़ के आ रहे हैं इफेक्ट्स ऑफ करंट। तो लास्ट 2 लेक्चर्स में हमने पढ़ा था कि हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट क्या होता है और मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट क्या होता है। अब हमने देखना है कि करंट का तीसरा जो इफेक्ट है, जो आपके कोर्स में लास्ट इफेक्ट है, तो वो है केमिकल इफेक्ट। केमिकल इफेक्ट क्या होता है और इसमें करंट की वजह से कैसे प्रोड्यूस होता है वो भी हम देखते हैं। तो जब भी किसी केमिकल से या किसी सब्सटेंस से करंट फ्लो करता है तो उसमें केमिकल इफेक्ट क्रिएट होता है। जब भी करंट फ्लो करता है किसी भी सब्सटेंस से, करंट फ्लो थ्रू द केमिकल या सब्सटेंस, तो इस सब्सटेंस के में केमिकल चेंजेस प्रोड्यूस हो जाती हैं, तो जिसको हम कहते हैं केमिकल इफेक्ट ऑफ करंट। जब भी करंट फ्लो करता है किसी सब्सटेंस से तो उस सब्सटेंस में केमिकल चेंजेस प्रोड्यूस होती हैं। वो केमिकल चेंजेस को प्रोड्यूस होने की हम कह देते हैं कि ये करंट की वजह से हुई है। तो हम कहेंगे ये इफेक्ट है किसका, फ्लो ऑफ करंट का। कैसा इफेक्ट है, केमिकल इफेक्ट है। तो उसे कहेंगे केमिकल चेंजेस प्रोड्यूस, इसलिए कहेंगे केमिकल इफेक्ट प्रोड्यूस हो गया ड्यू टू करंट। ठीक है, तो इसमें हमने जो केमिकल इफेक्ट पढ़ना है वो पढ़ेंगे इलेक्ट्रोलाइसिस। क्या पढ़ेंगे, इलेक्ट्रोलाइसिस। अगर हम इस वर्ड पे गौर करें इलेक्ट्रोलाइसिस के, तो लाइसिस का मतलब होता है डीकम्पोजिशन। डीकम्पोजिशन का मतलब है टूट जाना। इलेक्ट्रोलाइसिस इलेक्ट्रिसिटी की वजह से बने। ठीक है, तो इलेक्ट्रिसिटी की वजह से डीकम्पोजिशन होगी, तो ऐसे फिनोमेना को हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोलाइसिस। ठीक है, तो अब ज़रा देखो, जब भी किसी इलेक्ट्रोलाइट से या किसी केमिकल से या किसी सब्सटेंस से करंट फ्लो करता है तो उसमें डीकम्पोजिशन हो जाती है। क्या होती है बेटा, किसकी डीकम्पोजिशन होती है, इलेक्ट्रोलाइट की। बेटा किसकी डीकम्पोजिशन होती है, इलेक्ट्रोलाइट की। द फिनोमेना of decomposition of electrolyte due to the flow of current, इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है बेटा, ऐसा फिनोमेना जिसमें क्या होती है बेटा, डीकम्पोजिशन होती है। द फिनोमेना ऑफ डीकम्पोजिशन, किसकी डीकम्पोजिशन, ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, इलेक्ट्रोलाइट की डीकम्पोजिशन होगी। किसकी वजह से, ड्यू टू द फ्लो ऑफ करंट, करंट की वजह से। ऐसे फिनोमेना को हम क्या कहते हैं, इज नोन एज इलेक्ट्रोलाइसिस। बेटा बात समझ आ गई। तो इलेक्ट्रोलाइसिस दो फिनोमेनास पर डिपेंड करता है। बेटा कितने फिनोमेनास पर, कितने फैक्टर्स पर डिपेंड करता है, दो फैक्टर्स पर। फैक्टर्स जिनके ऊपर ये इलेक्ट्रोलाइसिस डिपेंड करती है बेटा, तो वो हम देखते हैं। एक तो बेटा कि नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है, और दूसरा बेटा कि अमाउंट ऑफ करंट, कितना करंट फ्लो कर रहा है, अमाउंट ऑफ करंट, कितना करंट फ्लो कर रहा है थ्रू द इलेक्ट्रोलाइट। बेटा बात समझ आई। अगर करंट ज़्यादा फ्लो कर रहा होगा तो इलेक्ट्रोलाइसिस भी ज़्यादा होगी, अगर करंट कम फ्लो करेगा तो इलेक्ट्रोलाइसिस कम होगी। बेटा ठीक है, तो अब हम एक वर्ड यूज़ कर रहे हैं यहाँ पे, इलेक्ट्रोलाइट का वर्ड यूज़ कर रहे हैं बेटा, इलेक्ट्रोलाइट। तो ये इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है बेटा, ठीक है। अब इसको अगर देखना चाहें इलेक्ट्रोलाइट तो ज़रा देखते हैं। इलेक्ट्रोलाइट,
अब इलेक्ट्रोलाइट ऐसा सब्सटेंस होता है, या ऐसा कोई लिक्विड हो सकता है, कोई केमिकल हो सकता है, जिसमें से आपका करंट फ्लो कर सकता है। क्या करता है? करंट फ्लो करता है। तो ऐसे केमिकल सब्सटेंस को हम क्या कहते हैं बेटा? इलेक्ट्रोलाइट कहते हैं। क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोलाइट। तो द सब्सटेंस में क्या बेटा? लिक्विड, केमिकल, कोई भी केमिकल हो सकता है, ठीक है, थ्रू विच इलेक्ट्रिक करंट passes, ठीक है, is known as electrolyte, is known as electrolyte। जो हम इलेक्ट्रोलाइट आप यूज करने वाले हैं वो बेटा, फॉर एग्जांपल, वो सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट, कॉपर सल्फेट का हम सॉल्यूशन यूज करने लगे हैं बेटा। कॉपर सल्फेट जो होती है वो सॉलिड फॉर्म में होती है। किस फॉर्म में होती है बेटा? सॉलिड फॉर्म में होती है, ठीक है। अब हमें इसको सॉल्यूशन बनाना है, यानी इसको पानी के साथ मिक्स कर देंगे, वाटर या H2O। बात समझ आ रही? तो इसका क्या बन जाएगा? सॉल्यूशन। ठीक, यहाँ तक कोई बात समझ ना आए जरा पूछ लो। जिसको हम किसके तौर पे यूज करेंगे बेटा? इलेक्ट्रोलाइट के तौर पे यूज करेंगे, ठीक है। अच्छा जी, अब देखते हैं कि और क्या क्या चीज़ें यूज होंगी इलेक्ट्रोलाइसिस के लिए। हम पढ़ रहे हैं ना इलेक्ट्रोलाइसिस के लिए हमें सबसे पहले क्या चाहिए? इलेक्ट्रोलाइट। और ये हमने देखा किन फैक्टर्स पर डिपेंड करता है। और हम देखते हैं कि इलेक्ट्रोलाइसिस के लिए इलेक्ट्रोलाइट के अलावा और क्या चीज़ चाहिए बेटा, ठीक है। ये हमने एक बेटा बिकर लिया है, बिकर में सॉल्यूशन लिया है, उसके साथ 2 इलेक्ट्रोड्स लगाए हैं। क्या लगाए बेटा? इलेक्ट्रोड्स। तो हमें इलेक्ट्रोड्स भी चाहिए इसके लिए बेटा, ठीक है। तो हम लिखेंगे इलेक्ट्रोड्स। दो इलेक्ट्रोड्स चाहिए। अब ये इलेक्ट्रोड्स क्या करेंगे जरा देखिएगा। अगर हम इधर से बैटरी से करंट को देखें, इधर ये हाई पोटेंशियल है और ये क्या बेटा? लो पोटेंशियल टर्मिनल ऑफ द बैटरी है। तो करंट हाई पोटेंशियल से होता हुआ फ्लो करता करता लो पोटेंशियल से मूव करता करता इधर आ जाएगा बेटा। बात समझ आ गई? हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ करंट मूव करेगा। तो देखो, अब इधर ये है इलेक्ट्रोलाइट, ये क्या बेटा? सॉल्यूशन है। अब ये इलेक्ट्रोड क्या कर रहे हैं? इलेक्ट्रोड बेटा ऐसे मटेरियल हैं जिसके थ्रू इलेक्ट्रोलाइट में करंट एंटर होता है और इलेक्ट्रोलाइट से करंट बाहर चला जाता है। बात समझ आ रही? तो इलेक्ट्रोड ऐसे मटेरियल हुए जिससे करंट इनटू द इलेक्ट्रोलाइट मूव करता है और आउट ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट मूव करता है। बात समझ आ रही? तो द मटेरियल which leads the current into and out of the electrolyte। बात समझ आ गई? ऐसा मटेरियल होते हैं इलेक्ट्रोड्स जिसके जरिए करंट इलेक्ट्रोलाइट में एंटर होता है, इन होता है और आउट होता है थ्रू द इलेक्ट्रोलाइट में। बात समझ आ गई? इलेक्ट्रोलाइट में से तो ऐसे मटेरियल को हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोड्स कहते हैं। अब 2 इलेक्ट्रोड यूज हुए। कितने इलेक्ट्रोड बेटा? 2। एक बेटा उसको हम नाम देते हैं एनोड का। ऐसा मटेरियल, ऐसा इलेक्ट्रोड जो कि पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी से कनेक्ट है। किससे कनेक्ट है बेटा? तो उसको हम कहते हैं एनोड। बात समझ आ गई? मैं यहाँ लिख लेता हूँ कि सिर्फ पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी।
ये जो एनोड होता है किसके साथ कनेक्ट होता है बेटा? पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी के साथ। यानी कि ये पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी नहीं होता, ये कनेक्ट होता है उसके साथ, ठीक है। और इसमें से करंट इनटू द इलेक्ट्रोलाइट एंटर होता है बेटा, ठीक है। और दूसरा जो हमारे पास इलेक्ट्रोड है वो क्या है बेटा? कैथोड, ठीक है। कैथोड को हम सी से भी रिप्रेजेंट करते हैं, के से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं बेटा, ठीक है। कैथोड, कैथोड क्या है बेटा? ऐसा इलेक्ट्रोड है जो किससे कनेक्ट है? नेगेटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी, नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी से क्या है बेटा? कनेक्ट है। समझ आ गई? तो यहाँ तक कोई बात समझ ना आए जरा पूछ लो। अब इन सब का कॉम्बिनेशन अगर हम कर लें, बैटरी भी लगाई है हमने और मैं बताता हूँ क्या क्या चीज़ें और यूज़ की हैं, इन सब का अगर हम कॉम्बिनेशन ले लें तो ये सब चीज़ें मिलके एक वोल्टा मीटर बनाते हैं। क्या बनाते हैं बेटा? एक होता है वोल्ट मीटर, वो और चीज़ होती है, ये है वोल्टा मीटर। क्या है बेटा? वोल्टा मीटर, ठीक है। तो ये सब चीज़ें मिलकर क्या बनाती हैं? वोल्टा मीटर। बात समझ आ गई? तो वोल्टा मीटर क्या है? वोल्टा मीटर में जरा देखो बेटा क्या क्या चीज़ें यूज हुई हैं। एक तो हमारे पास इलेक्ट्रोलाइट और साथ में ये दो इलेक्ट्रोड्स, ठीक है। तो ऐसा ये सारे किस चीज़ के अंदर इंक्लोज है? एक वेजल, कोई बर्तन है हमारे पास, कोई चीज़ है, कोई बीकर है या कोई हमारे पास टैंक है जिसके अंदर हमने ये इलेक्ट्रोलाइट डाला और बेटा क्या डाला? ये दो इलेक्ट्रोड्स लगाए, फिट किए। तो ये सब मिलकर क्या बनाते हैं? वोल्टा मीटर। क्या बनाते हैं बेटा? मैं यहाँ लिखता हूँ, इट कंसिस्ट ऑफ बेटा किन चीजों पर कंसिस्ट होता है? इलेक्ट्रोलाइट एंड टू इलेक्ट्रोड्स, इलेक्ट्रोलाइट एंड टू इलेक्ट्रोड्स। तो इन दोनों चीज़ों का जो कॉम्बिनेशन है इलेक्ट्रोलाइट का और टू इलेक्ट्रोड्स का, वो क्या कहलाता है बेटा? वोल्टा मीटर। क्या कहलाता है? वोल्टा मीटर, ठीक है। तो इसमें हम इलेक्ट्रोलाइसिस को ऑब्जर्व करते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रोलाइट की इलेक्ट्रोलाइसिस करवाते हैं बेटा। यहाँ तक कोई बात समझ ना आए जरा पूछ लो। अब हम देखते हैं कि इलेक्ट्रोलाइसिस दरअसल होती कैसे है, ठीक है। जरा देखो यहाँ पे बेटा दो इलेक्ट्रोड्स हैं। कितने इलेक्ट्रोड्स हैं? यहाँ पे दो केमिकल रिएक्शंस होते हैं, वो मैं लिखता हूँ। एक केमिकल रिएक्शन एट एनोड होता है। पहले हम एट कैथोड का केमिकल रिएक्शन देख लें। एट कैथोड, जो कैथोड पे जो हमारे पास केमिकल रिएक्शन होता है वो क्या होता है, ठीक है बेटा। जरा देखो ये है कॉपर सल्फेट। क्या है? कॉपर सल्फेट। अभी ये न्यूट्रल हालत में है बेटा, ठीक है। अब जरा देखो कि यहाँ से जब करंट बैटरी की वजह, ये बैटरी लगाई हुई है हमने। क्या लगाई हुई है? बैटरी। और बैटरी के साथ हमने यहाँ पे लगाया हुआ है एम मीटर। क्या लगाया हुआ है? टू मेजर करंट, करंट को मेजर करने के लिए। और बेटा ये है हमारे पास रजिस्टर कह लें, या ये जो फिलहाल जो लगी हुई है ये है रियोस्टेट। क्या लगी हुई है बेटा? ये वेरिएबल रेजिस्टेंस होती है। क्या होती है बेटा? वेरिएबल रेजिस्टेंस। इसकी रेजिस्टेंस को हम क्या कर सकते हैं? कम या ज़्यादा कर सकते हैं, ठीक है। अगर सीधा एक रजिस्टर लगा देते हैं तो उसकी जो रेजिस्टेंस होती है वो कांस्टेंट होती है, वो चेंज नहीं होती। तो ये वेरिएबल रेजिस्टेंस होती है, इसकी हम अपनी मर्जी से रेजिस्टेंस क्या कर सकते हैं? चेंज कर सकते हैं कि इस टर्मिनल को आगे पीछे मूव करवा के, तो इसकी रेजिस्टेंस को क्या कर सकते हैं बेटा? चेंज। ये हम पढ़ेंगे आगे जाके इसी चैप्टर में, रियोस्टेट होता क्या है बेटा, ठीक है। तो अभी याद रख लें कि ये क्या है बेटा? रियोस्टेट है, ये बैटरी है, ये एमीटर है, और ये दो इलेक्ट्रोड्स हैं जो भी हमने पढ़े हैं। एक पॉजिटिव टर्मिनल से जो कनेक्ट है बैटरी के साथ, उसको नाम दे दिया एनोड का। जो नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी के साथ जो कनेक्ट है वो क्या है बेटा? कैथोड है, ठीक है। अब कैथोड के ऊपर नेगेटिव चार्ज है और एनोड के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है बेटा। समझ आ गई? अब देखो जरा कि जैसे ही करंट फ्लो करेगा तो ये जो कॉपर सल्फेट है ये डिकम्पोज हो जाएगा। क्या हो जाएगा बेटा? डिकम्पोजिशन हो जाएगी बेटा इसकी। कॉपर आयन अलग हो जाएंगे और सल्फेट आयन अलग हो जाएंगे बेटा, ठीक है। अब ये कॉपर आयन के ऊपर कौन सा चार्ज है? पॉजिटिव।
ये किस तरफ मूव करेगा, नेगेटिव की तरफ बेटा। बात समझ आ गई। अब होता ये है कि अब ये वाला जो कॉपर आयन है ये इधर जब चला जाता है तो इधर से दो इलेक्ट्रॉन, इधर से दो इलेक्ट्रॉन ये ले लेता है इस टर्मिनल से, क्योंकि इस टर्मिनल के ऊपर एक्सेस अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं बेटा। बात समझ आ गई। क्योंकि इसके ऊपर +2 चार्ज था और ये क्या हो जाता है बेटा, -2 चार्ज यहाँ से ले लेता है, यानी 2 इलेक्ट्रॉन वहाँ से ले लेता है और खुद वहाँ पे जाकर डिपॉजिट हो जाता है। क्या हो जाता है बेटा, इस टर्मिनल के साथ, इस इलेक्ट्रोड के साथ जाके चिपक जाता है बेटा, उस पर अटैच हो जाता है, उसके ऊपर डिपॉजिट हो जाता है बेटा। बात समझ आ गई। तो यानी कि कैथोड के ऊपर क्या रिएक्शन होता है बेटा, कौन जाता है वहाँ पे कैथोड की तरफ, बताओ बेटा, कॉपर आयन। कौन जाता है बेटा, कॉपर आयन, ठीक है। और वहां से क्या लेता है, 2 इलेक्ट्रॉन्स लेता है। कितने इलेक्ट्रॉन लेता है बेटा, 2 इलेक्ट्रॉन्स लेता है। समझ आ गई। तो और बेटा जब 2 इलेक्ट्रॉन्स को मिलेंगे तो उसके ऊपर चार्ज कितना आ जाएगा, 0, यानी कॉपर मेटल बन जाएगी। क्या बन जाएगी बेटा, कॉपर मेटल बन जाएगी। और ये कॉपर मेटल इस इलेक्ट्रोड के ऊपर ही डिपॉजिट हो जाएगी, ये कहीं और नहीं जाएगी। ये इलेक्ट्रॉन देता ही इस शर्त पे है कि भाई आप यहीं पे मेरे पास रहोगे, मेरे से दूर नहीं जाओगे। समझ आ गई। तो ये कॉपर को कॉपर आयन को 2 इलेक्ट्रॉन्स मिल गए और ये कॉपर इस इलेक्ट्रोड के ऊपर क्या हो गया बेटा, डिपॉजिट हो गई। अब देखो जरा, अब ये बच गया कि यहाँ पे क्या, सल्फेट आयन। क्या बच गया बेटा, सल्फेट आयन। तो सल्फेट आयन क्या करता है, अब यहाँ पे जो रिएक्शन होगा, ये सल्फेट के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, तो नेगेटिव चार्ज किस तरफ जाएगा, पॉजिटिव की तरफ। किस तरफ जाएगा बेटा, पॉजिटिव वाले का क्या नाम रखा हुआ हमने, एनोड। हम कहेंगे रिएक्शन एट एनोड। एनोड पे कौन सा रिएक्शन होता है, क्या रिएक्शन होता है, जरा देखिएगा कि अब ये होता है कि ये जो आपके पास ये दोनों इलेक्ट्रोड किस चीज से बने हुए हैं, कॉपर से। किससे बने हुए हैं बेटा, कॉपर से। अब इधर एक्सेस अमाउंट ऑफ पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है। अब ये जो सल्फेट आयन है ये मूव करके चला जाता है किसकी तरफ बेटा, पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की तरफ बेटा, ठीक है। अब यहाँ पे ये कहता है इसको चाहिए 2 पॉजिटिव चार्जेस न्यूट्रल होने के लिए, ठीक है। तो होता ये है कि इसको 2 पॉजिटिव चार्जेस नहीं मिलते। वो क्या क्या मिलता है, यहाँ से कॉपर आयंस, इस ये किसी से बना हुआ बेटा, ये इलेक्ट्रोड कॉपर से, और इन कॉपर के ऊपर कौन सा चार्ज है बेटा, पॉजिटिव चार्ज है। तो यानी यहाँ से कॉपर आयन इस मेटल प्लेट से किस तरफ मूव करते हैं बेटा, सॉल्यूशन की तरफ। बात समझ आ गई। तो वो कॉपर आयन किसको मिल जाते हैं, सल्फेट को बेटा, सल्फेट आयन को। तो फिर यहाँ पे रिएक्शन कौन सा होता है, सल्फेट आयन पहले से मौजूद थे यहाँ पे, ठीक है। और कॉपर आयन कहां से है बेटा, इस इलेक्ट्रोड से, Cu++। फिर ये दोनों से मिलके क्या बन जाएगा बेटा, कॉपर सल्फेट, दोबारा से बन गया। बात समझ आ गई। तो अब देखो जरा, पहले का कॉपर सल्फेट क्या हुआ, डीकंपोज हुआ। क्या हुआ बेटा, डीकंपोज हुआ। तो हमें ये लग रहा था कि कॉपर सल्फेट डीकंपोज होता जा रहा है, कुछ टाइम के बाद कॉपर सल्फेट की जो कंसंट्रेशन है वो क्या होना शुरू हो जाएगी, रिड्यूस हो जाना शुरू हो जाएगी, कम होना शुरू हो जाएगी। तो उतना ही ये सल्फेट आयन इधर चला गया, ये आराम से नहीं बैठा, ये कहता है मैं दो करता रहूंगा, मैं करता रहूंगा। तो ये सल्फेट आयन इधर चला जाता है बेटा, इधर से इसको दोबारा से कॉपर आयन मिल जाते हैं, जो इसने कॉपर आयन इसको दिए थे वही दोबारा से इसको यहाँ मिल गया बेटा, यहाँ से मिल गए। तो फिर ये कॉपर और ये सल्फेट मिलकर दोबारा से क्या बना देते हैं, कॉपर सल्फेट बना देते हैं। तो यहाँ से पता क्या चला, यहाँ से ये पता चला कि डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, डेंसिटी ऑफ कांस्टेंट रहती है, चेंज या कंसंट्रेशन ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट क्या रहती है, सेम रहती है, चेंज नहीं होती बेटा, ठीक है। तो यहाँ पे नोट लिखेंगे हम, क्या भाई, कि डेंसिटी से क्या मुराद है बेटा, कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट रिमेन सेम। क्या रहती है बेटा, सेम रहती है, वो चेंज नहीं होती।
समझ आ गई। अब देखो जरा कि ये हमारे पास एक फर्ज कर लें कॉपर के अलावा किसी और मटेरियल का ये इलेक्ट्रोड बना होता है। फर्ज कर लें आयरन का बना होता है। किसका बना होता है बेटा? ये वाला कॉपर का है और ये वाला किस चीज़ का है? आयरन का है। और दरमियान में हमारे पास सोल्यूशन में कौन सा? कॉपर सल्फेट है। ठीक है, तो अब ये कॉपर ये नेगेटिव चार्ज के ऊपर जाके क्या हो जाता है बेटा? इलेक्ट्रोड के ऊपर जाके डिपॉजिट होता है। तो अब देखो यहाँ से और कॉपर निकलेगा, यहाँ जाके डिपॉजिट, फिर और कॉपर जाएगा इधर जाके फिर डिपॉजिट हो जाएगा, यानी कि एक तह बन जाएगी उस दूसरे इलेक्ट्रोड के ऊपर बेटा। इस इलेक्ट्रोड के ऊपर क्या बन जाएगी? तह बन जाएगी। और किसकी बनेगी बेटा? जो इलेक्ट्रोलाइट हमने यूज किया है कॉपर सल्फेट है तो कॉपर जाएगा बेटा वहाँ पे। ठीक है, तो यानी कि एक मटेरियल के ऊपर, एक मेटल के ऊपर दूसरी मेटल की क्या लग रही है बेटा? लेयर बन रही है उसके ऊपर बेटा। बात समझ आ गई? ऐसा फिनोमेना को हम कहते हैं क्या? इलेक्ट्रोप्लेटिंग। क्या कहते हैं बेटा? इलेक्ट्रोप्लेटिंग। और ये इसकी एप्लीकेशन भी है बेटा। दो एप्लीकेशन हम पढ़ेंगे। एप्लीकेशन इसकी एप्लीकेशन एक एप्लीकेशन है बेटा इलेक्ट्रोप्लेटिंग। ठीक है, इलेक्ट्रोप्लेटिंग क्या होती है कि एक मेटल, एक आपके पास बेटा चीप मेटल होती है, उसके ऊपर आपने किसी एक्सपेंसिव मेटल की क्या बना दी? लेयर लगा दी, बनानी है उसके ऊपर। तो ये फिनोमेना जो होता है ये क्या कहलाता है? इलेक्ट्रोप्लेटिंग का। क्या कहलाता है बेटा? कि आपके पास ये फर्ज कर ले आयरन की का एक इलेक्ट्रोड है, आपने ये आयरन भी क्या है? मेटल है बेटा, और चीप मेटल है, सस्ती है। इसके ऊपर आपने गोल्ड की लेयर लगानी है बेटा। तो यानी कि आप एक एक्सपेंसिव मेटल की लेयर लगा रहे हैं किसके ऊपर बेटा? चीप मेटल के ऊपर। ये जो फिनोमेना है ये क्या कहलाता है? इलेक्ट्रोप्लेटिंग। क्या कहलाता है बेटा? इलेक्ट्रोप्लेटिंग फिनोमेना। कौन सा फिनोमेना बेटा? कि आप एक चीप एक्सपेंसिव मेटल की लेयर लगा रहे हैं किसके ऊपर बेटा? चीप मेटल के ऊपर। एक्सपेंसिव मेटल कौन सी बेटा? गोल्ड हो सकती है, समझ आ गई। और चीप मेटल कौन सी? आयरन हो सकता है बेटा, समझ आई। ये एक एप्लीकेशन हमने देखी। अब इसकी जो दूसरी एप्लीकेशन हम देख रहे हैं वो है प्योरीफाइंग ऑफ मेटल। यहाँ लिखता हूँ बेटा, प्योरीफाइंग मेटल। समझ आई कि हमने प्योरीफाइंग ऑफ मेटल, जो हमें बेटा मेटल्स मिलती हैं रॉ हालत में, जो ज़मीन से हमने कोई चीज़ निकाली है उसमें मेटल्स हमें मिल गई, वो प्योर फॉर्म में हमें नहीं मिलती बेटा, उसको वो रॉ हालत में, रॉ फॉर्म में मिलती है। तो हम उसको प्योरीफाई भी कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस बेटा। ठीक है, तो ये हमने क्या पढ़ी है इसकी एप्लीकेशन। दो एप्लीकेशन पढ़ी, एक तो इलेक्ट्रोप्लेटिंग और दूसरी बेटा क्या? प्योरीफाइंग ऑफ मेटल। ठीक, अच्छा अब देखो यहाँ पे हमने क्या यूज़ किया? बैटरी यूज़ की। क्या यूज़ किया बेटा? बैटरी। बैटरी डायरेक्ट करंट प्रोवाइड करती है जिसकी डायरेक्शन चेंजेस नहीं होती बेटा। ठीक है, अगर हम यहाँ पे यूज़ कर देते हैं अल्टरनेटिंग सोर्स, यानी कि अल्टरनेटिंग करंट यूज़ करते हैं, ये किसका सिंबल है बेटा? अल्टरनेटिंग सोर्स का सिंबल है। अल्टरनेटिंग यानी कि इधर से जो करंट प्रोड्यूस होगा वो अल्टरनेटिंग करंट होगा बेटा। ठीक है, यानी एक बार उसकी जो पोलैरिटी है कुछ टाइम के बाद, हाफ टाइम पीरियड के बाद उसकी पोलैरिटी क्या हो जाती है? रिवर्स हो जाती है, चेंज हो जाती है बेटा। अब देखो ये है पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द सोर्स और ये है नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द सोर्स, यानी कि इधर से करंट फ्लो करके इधर मूव करेगा बेटा। बात समझ आ गई? तो यानी कि ये नेगेटिव टर्मिनल है, ये नेगेटिव इलेक्ट्रोड है, यानी कि इसका नाम क्या है? कैथोड है। क्या नाम है? कैथोड है। अब कॉपर आयन जो थे यहाँ डिकम्पोज होते वो किस तरफ जाते हैं? कैथोड की तरफ। समझ आ गई? कुछ टाइम के बाद होता यह है कि हाफ जब टाइम पीरियड से गुजर जाता है
तो ये पॉजिटिव टर्मिनल बन जाता है और ये कौन सा बन जाता है, नेगेटिव। इसकी डायरेक्शन क्या हो जाती है, रिवर्स, ऑपोजिट हो जाती है, चेंज हो जाती है। तो अब ये वाला टर्मिनल कौन सा टर्मिनल बन जाएगा, पॉजिटिव, यानी एनोड, और ये क्या बन जाएगा, कैथोड। तो कॉपर जाने तो पहले तो इस पे जा रहे थे, अब किस तरफ जाएंगे, इस तरफ बेटा, समझ आ गई। तो ये जो कॉपर है, बजाय कि एक प्लेट के ऊपर डिपॉजिट हो, तो दोनों प्लेट्स के ऊपर डिपॉजिट होना शुरू हो जाता है बेटा, समझ आ गई। तो ये फिर इसलिए हमारे लिए कारआमद नहीं होता। तो इसलिए हम एक सिंगल यूनी डायरेक्शनल करंट की सोर्स यूज़ करते हैं। वो सोर्स कौन सी है बेटा, बैटरी यूज़ करेंगे और डायरेक्ट करंट यूज़ करेंगे बेटा, ठीक है। इफ यू हैव एनी क्वेश्चन अबाउट द लेक्चर, you can ask freely in the comment section. Allah Hafiz.